Welcome to the Meghalaya Study Hub, where knowledge rises like the hills of Meghalaya. नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम है आप सबका मेघालय स्टडी हब में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम हिस्ट्री क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहद क्रूशियल है, तो अपनी नोटबुक्स और पेन बिल्कुल तैयार कर लीजिए क्योंकि वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। चलिए शुरू करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं आज के सेशन के एजेंडा पर। हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट से, फिर आगे बढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसके अलग अलग स्ट्रैंड्स को समझेंगे। इसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी राष्ट्रीय एकता की भावना कैसे विकसित हुई ये डिस्कस करेंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आखिर में एग्जाम प्रेप के लिए एक क्विक रिविजन। ये स्ट्रक्चर हमें पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। ये वो दौर था स्टूडेंट्स जिसने एक नेशन वाइड मूवमेंट, एक पूरे देश में फैलने वाले आंदोलन की नींव रखी। आइए समझें कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया में ऐसी क्या आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी जिसने आगे चलकर एक इतने बड़े जनसंघर्ष का मैदान तैयार किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आम आदमी पर, कॉमन पीपल पर क्या असर हुआ, ये स्लाइड हमें वही बताती है। देखिए, सबसे पहले तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था यानी लड़ाई का खर्चा, वो बहुत बढ़ गया और इसका सारा बोझ इंडियंस पर डाल दिया गया टैक्सेस बढ़ाकर। यहाँ तक कि पहली बार इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सोच के देखिए, जो ज़रूरी चीज़ें थीं उनके दाम, उनके प्राइसेस अचानक से डबल हो गए। कितनी ज़्यादा हार्डशिप हुई होगी, राइट? ऊपर से गांव से लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। इसे कहते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। और जैसे इतना काफ़ी नहीं था, उसी टाइम 1918 से 21 के बीच पहले फसलें खराब हो गईं और फिर एक इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुस्सा पैदा कर दिया था। अब इसी गुस्से और परेशानी के माहौल में जनवरी 1915 में एक नए नेता का आगमन हुआ, महात्मा गांधी। वो साउथ अफ्रीका से लौट कर आए और अपने साथ जन आंदोलन का एक बिल्कुल नया, एक नॉवल मेथड लेकर आए। ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐतिहासिक मोड़ और रियल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो उनका तरीका क्या था? ये था सत्याग्रह का आइडिया। सत्याग्रह ये दो शब्दों से बना है, सत्य यानी ट्रूथ और आग्रह यानी टू होल्ड फर्म। इसका मतलब था सत्य की शक्ति पर अडिग रहना, टू बी फर्म ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ। गांधी जी का ये मानना था कि अगर आपका कॉज सच्चा है, अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको फिजिकल फोर्स यानी शारीरिक ताकत की ज़रूरत ही नहीं है। आप अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के जरिए भी अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। याद रखिए, ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था, बल्कि एक एक्टिव, नैतिक यानी मॉरल लड़ाई थी। गांधी जी ने इंडिया आते ही इस आइडिया को आजमाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, उनके शुरुआती सत्याग्रह मूवमेंट्स बहुत सक्सेसफुल रहे। 1917 में वो बिहार के चंपारण गए और वहाँ के किसानों को ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ जीत दिलाई। फिर 1917 में ही गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने फसल खराब होने से परेशान किसानों का साथ दिया और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया। इन तीनों लोकल सक्सेस ने गांधी जी को एक नेशनल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया। अब जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि देश में पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो वो एक बहुत ही काला कानून, अ ड्रैकोनियन लॉ लेकर आए। ये था रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। स्टूडेंट्स, इस पर एक नोट जरूर बना लीजिए, ये एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कुचलने के लिए बेहिंतहा पावर्स दे दी। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। सोचकर देखिए, बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में बंद करना, ये तो आम आदमी के बेसिक राइट्स के बिल्कुल खिलाफ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी सिलसिले में 13 अप्रैल 1919 यानी बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा, अ पीसफुल गैदरिंग हो रही थी। तभी जनरल डायर वहां पहुंचा। उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस जलियांवाला बाग नरसंहार में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। ये घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता का एक भयानक प्रतीक बन गई। इसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया और बहुत से इंडियंस को ब्रिटिश रूल के सख्त खिलाफ कर दिया। जलियांवाला बाग के बाद
गांधी जी को लगा कि अब एक मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की ज़रूरत है। उन्हें एक मौका दिखा खिलाफत इशू में। हुआ ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की हार गया था और उनके स्पिरिचुअल हेड खलीफा पर एक बहुत ही हार्श ट्रीटी थोपी जा रही थी। दुनिया भर के मुस्लिम्स इससे नाराज थे और उनमें इंडियन मुस्लिम्स भी शामिल थे। गांधी जी ने इसे एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर फॉर अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। सितंबर 1920 के कैलकाटा कांग्रेस सेशन में उन्होंने दूसरे लीडर्स को मनाया और फाइनली दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया। ये नागपुर सेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ओके, अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन 2 में। हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो चुका था, लेकिन यहाँ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे। स्वराज का नारा तो एक था, लेकिन क्या सभी के लिए इसका मतलब एक ही था? डिड एवरीवन रियली अंडरस्टैंड स्वराज इन द सेम वे? चलिए पता करते हैं। मूवमेंट की शुरुआत शहरों में यानी टाउन्स में बहुत जोश के साथ हुई। यहाँ पर मिडिल क्लास ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स और कॉलेजेस जाना छोड़ दिया। लॉयर्स ने कोर्ट्स का बॉयकॉट कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग की गई, यानी उनके सामने प्रदर्शन करके लोगों को अंदर जाने से रोका गया। ये शहरों में प्रोटेस्ट का आम तरीका था। लेकिन शहरों से दूर देहात में स्वराज का मतलब कुछ और ही था। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम मार्किंग दिस इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम क्योंकि ये सीधे 2024 MBOSC के एक क्वेश्चन से जुड़ा है। अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के जुल्म से आज़ादी। उनका आंदोलन बाबा रामचंद्र ने लीड किया था। उनकी डिमांड्स क्या थी? हाई रेंट्स को कम करना और बेगार को ख़त्म करना। बेगार का मतलब था फोर्स लेबर, यानी बिना कोई पेमेंट किए काम करवाना। उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस अत्याचार के खिलाफ एक लड़ाई थी। अब चलते हैं गुजम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थीं, उन्होंने एक मिलिटेंट गरिल्ला मूवमेंट शुरू किया। पर क्यों? क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज को बंद कर दिया था, जिससे उनकी रोजी रोटी, उनकी लाइवलीहुड छिन गई थी। उनके लीडर थे अल्लूरी सीतारामा राजू, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर। वो गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ फोर्स यानी बल प्रयोग से ही मिल सकती है, इसलिए उनका आंदोलन नॉन वायलेंट नहीं था। और अब तीसरी कहानी सुनते हैं असम के प्लांटेशन वर्कर्स की। उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? उनके लिए आज़ादी का मतलब था उस प्लांटेशन के इनक्लोज्ड एरिया से बाहर निकलने की आज़ादी। उन्हें एक एक्ट के तहत बागानों में एक तरह से बंदी बनाकर रखा जाता था। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि अब गांधी राज आ गया है और सबको अपने गांव में ज़मीन मिलेगी। इसी उम्मीद में हज़ारों वर्कर्स प्लांटेशंस छोड़कर अपने घरों की तरफ चल पड़े, लेकिन वो रास्ते में ही पकड़े गए और उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया। तो हमने देखा कि कैसे स्वराज का एक नारा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उम्मीदों का सिंबल बन गया था। ये एक यूनिफाइड मूवमेंट बनाने की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज था। बट इवेंचुअली द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। ऐसा क्यों हुआ और इसके बाद क्या हुआ, ये हम समझेंगे हमारे सेक्शन 3 में। फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा। वहाँ एक शांतिपूर्ण जुलूस अचानक हिंसा में बदल गया। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा की खबर सुनकर महात्मा गांधी को गहरा सदमा लगा। उन्हें लगा कि सत्याग्रही अभी एक बड़े मैस स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला किया। मूवमेंट के वापस होने के बाद कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर्स मास स्ट्रगल से थक चुके थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने स्वराज पार्टी बनाई। उनका कहना था कि हमें अब काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करना चाहिए, सिस्टम के अंदर से। इसी दौरान 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन के अंडर एक कमीशन इंडिया भेजा। इसका काम था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को स्टडी करना और रिफॉर्म सजेस्ट करना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। सारे सदस्य अंग्रेज थे, जो इंडियंस के लिए एक अपमान जैसा था। इसलिए जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा तो उसका स्वागत गो बैक साइमन के नारों से हुआ। इस टॉपिक पर 2023 MBSOS एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सो पे अटेंशन। साइमन कमीशन के विरोध और देश में बढ़ते हुए जोश के बीच दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और यहाँ कांग्रेस ने एक हिस्टोरिक फैसला लिया। उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना नया गोल घोषित किया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब उन्हें सिर्फ सेल्फ रूल नहीं
बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए थी। और ये भी डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब बारी थी एक और बड़े जनसंघर्ष की। सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। देखिए, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन तो पास हो गया था, लेकिन उसे हासिल कैसे किया जाता, इसका जवाब गांधी जी ने दिया। उन्होंने कहा, विद दिस आई एम शेकिंग द फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव एक ऐसी चीज से हिलाने वाले थे जिससे हर हिंदुस्तानी, अमीर हो या गरीब, रोज इस्तेमाल करता था। ये गांधी जी की प्रतिभा का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड्स थीं। इनमें से कुछ जनरल डिमांड्स थीं, कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के लिए थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को हटाने की। नमक यानी सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जिसे हर कोई इस्तेमाल करता था, और उस पर टैक्स लगाना ब्रिटिश शासन का सबसे ऑप्रेसिव फेस था। जब इरविन ने निगोशिएट करने से साफ मना कर दिया तो गांधी जी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च शुरू किया। वो अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के कोस्टल टाउन तक पैदल गए। ये 240 माइल्स की यात्रा थी, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया और ब्रिटिश कानून को तोड़ा। यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। एक और चीज, 2025 के मॉडल पेपर में इस मार्च की इंपॉर्टेंस पर क्वेश्चन है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम अलर्ट। ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 MBSE एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, हाउ वॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए इन्हें कंपेयर करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का गोल था स्वराज या सेल्फ रूल। मेथड था ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट न करना। इसमें मिडिल क्लास और पेजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और की फीचर था इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट। दूसरी तरफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का गोल था पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसका मेथड था कॉलोनियल लॉज को तोड़ना, जैसे सॉल्ट लॉ तोड़ा क्या। इसमें पार्टिसिपेशन बहुत वाइड स्प्रेड था, बिजनेस क्लासेस और सबसे इंपॉर्टेंट विमेन ने बड़े स्केल पर हिस्सा लिया। और की फीचर था कानून का खुल्लम खुल्ला विरोध करना। इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लीजिए, ओके। जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, CDM में पार्टिसिपेशन बहुत डाइवर्स था। रिच पेजेंट्री जैसे पटीदार्स ऑफ गुजरात और जट्स ऑफ यूपी इसलिए एक्टिव थे क्योंकि वो हाई रेवेन्यू डिमांड से परेशान थे। बिजनेस क्लासेस ने मूवमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया क्योंकि वो इंपोर्टेड गुड्स से प्रोटेक्शन चाहते थे। और सबसे खास बात थी वुमेन्स पार्टिसिपेशन। हजारों औरतें अपने घरों से निकलकर प्रोटेस्ट मार्चेस में शामिल हुईं। उन्होंने नमक बनाया और फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स की पिकेटिंग की। फ्रीडम स्ट्रगल में इतना बड़ा वुमेन्स पार्टिसिपेशन पहली बार देखा गया था। लेकिन इस मूवमेंट की भी अपनी कुछ सीमाएं थीं, अ फ्यू लिमिट्स। हर ग्रुप स्वराज के इस आइडिया से उतना नहीं जुड़ा। फॉर एग्जाम्पल, दलित समुदाय, जिन्हें उस समय अनटचेबल्स माना जाता था, उन्होंने इसमें बहुत कम भाग लिया। उन्हें लगता था कि कांग्रेस उनके इश्यूज को इग्नोर कर रही है। ऐसी ही स्थिति कई मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की भी थी। नॉन कॉपरेशन के समय जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखी थी, वो अब कमजोर पड़ चुकी थी। ये भी 2023 के एग्जाम क्वेश्चन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये मूवमेंट आखिर खत्म कैसे हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले तो मूवमेंट को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो वाइसरॉय इरविन ने गांधी जी के साथ एक समझौता किया। मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। इसके तहत कांग्रेस ने मूवमेंट को रोक दिया और गांधी जी लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन लंदन में बात नहीं बनी और गांधी जी डिसअपॉइंटेड वापस आए। उन्होंने 1932 में मूवमेंट को रीलॉन्च किया, लेकिन तब तक लोगों का जोश ठंडा पड़ चुका था। बाय 1934 द मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। अब तक हमने पॉलिटिकल इवेंट्स, मार्चेस और आंदोलनों की बात की है, लेकिन नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं बनता। ये एक कल्चरल प्रोसेस भी है। इस सेक्शन में हम यही समझेंगे। हम एक देश हैं कि ये सामूहिक भावना, ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आखिर लोगों के दिलों में कैसे जागी? हाउ वाज दिस नेशनल आइडेंटिटी फॉर्ज्ड? तो ये यूनिटी आई कैसे? इसके कई कारण थे। पहला, यूनाइटेड स्ट्रगल। जब लोग मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनमें एक अपनेपन का एहसास, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस पैदा हो रहा था। दूसरा, सिंबल्स। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बनाई गई भारत माता की इमेज पूरे देश की पहचान बन गई। तिरंगा झंडा यूनिटी का सिंबल बना। तीसरा, फोकलोर और सॉन्ग्स। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लेखकों ने हमारे लोक कथाओं को फिर से जिंदा किया और वंदे मातरम जैसे गीतों ने लोगों में जोश भर दिया। और आखिर में हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन। ब्रिटिश हमें बैकवर्ड दिखाते थे,
इसके जवाब में इंडियन हिस्टोरियंस ने भारत के ग्लोरियस एंशिएंट पास्ट को सामने रखा, जिससे लोगों में आत्मसम्मान और गर्व यानी प्राइड की भावना जागी। चलिए, अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम पूरे चैप्टर के की टेकअवेज और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से फटाफट रिवाइज करेंगे, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। दिस इज द फाइनल रिवीजन। चलिए, इस इंपॉर्टेंट डेट्स की टेबल को जल्दी से रिवाइज करते हैं। इसका नोट जरूर बनाइएगा। 1915 गांधी जी का भारत आगमन, 1919 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार, 1920 पहला बड़ा जन आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, 1922 चौरी चौरा घटना जिसकी वजह से एनसीएम को वापस ले लिया गया, 1928 साइमन कमीशन का आगमन और गो बैक साइमन के नारे, 1930 ऐतिहासिक दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत, और 1931 गांधी इरविन पैक्ट। ये डेट्स और इवेंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी हैं। और अब इस लेसन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। पूरे चैप्टर में हमने स्वराज शब्द के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कैसे अवध के किसानों के लिए, गुडन हिल्स के ट्राइबल्स के लिए और असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग अलग था। तो आपके लिए स्वराज का असली मतलब क्या है? व्हाट डज स्वराज ट्रूली मीन टू यू? इस पर जरूर सोचिए। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट मेघालय स्टडी हब। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट लेसन्स के लिए मेघालय स्टडी हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हमारा अगला एक्सप्लेनर एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर होगा। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। गुड लक विद योर एग्जाम्स।